चलिए शांत रहिएगा। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़े थे। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है इसके बारे में भी एक्सप्लेन किए थे और दिख रहा है ऐसे बोर्ड पे दिख रहा है। चलिए ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में बताया थे कि जब कोई सॉल्यूशन लेते हैं यानी इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद वो जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट है आयनों में क्या होता है टूटने लगता है। इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। फिर बताते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में दो नियम पढ़ना होता है, एक फ्राइडे का फर्स्ट नियम और दूसरा फ्राइडे का सेकेंड नियम। दोनों में फ्राइडे का ही हस्तक्षेप रहता है ना। फ्राइडे का फर्स्ट लॉ और फ्राइडे का सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ भी पढ़ाए थे, उसमें बताया था कि उतने ही मात्रा में पदार्थ मुक्त होगा जितनी मात्रा में क्या होगा करंट उससे पास करेगा। ये पहला नियम था शॉर्ट में ना। दूसरा नियम क्या था कि मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा जो होगा उसके तुल्यांकीय भार के समानुपाती होगा। इक्विवेलेंट मास से क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये सब बताए थे फ्राइडे का नियम है ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखना इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या क्या यूज है ना, क्या क्या एप्लीकेशन है। जो इलेक्ट्रोलाइसिस हम पढ़े हैं उसका कहाँ पर उपयोगिता होता है ये हमें यहाँ पर सीखना है ना। तो यहाँ पर हम 5 यूज लेकर चल रहे हैं। पहला जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसको हिंदी में विद्युत लेपन कहते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रोटाइपिंग जिसको हिंदी में विद्युत मुद्रण में है ना, मुद्रण हो गया। तीसरा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ क्या हो गया मेटल जिसको हिंदी में बोलते हैं धातुओं का विद्युत लेपन। चौथा का इलेक्ट्रो मेटालर्जी है ना, मेटालर्जी भी पढ़े होंगे, आगे पढ़ेंगे, चैप्टर है पढ़ना। विद्युत धातु क्रम विज्ञान है ना। और तीसरा है तुल्यांकी भार ज्ञात करने में, इलेक्ट्रोवैलेंट मास ज्ञात करने में। तो पांचों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देते हैं यहाँ पर ताकि अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है क्या ये जानना है। पहले क्या जानना है हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। पहले हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है ना कि कुछ धातु हो गए जैसे कि जो क्रोजिव होता है, क्रोजिव मतलब जानते हैं ना जो संक्षारक धातु होता है, संक्षारीय मतलब जिसको हवा पानी में रखने के बाद क्या होगा जंग लगने लगता है ना, उसको सुरक्षित रखने के लिए उस पर कुछ अलग प्रकार के धातु का एक लेप चढ़ा दिया जाता है ताकि उसमें संक्षारण क्या हो ना हो है ना। इसी को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। समझ में आ रहा है। यानी कुछ धातु ऐसा होता है जो संक्षारीय होता है, क्रोजिव होता है। क्रोजिव होने का मतलब क्या हो गया ये हवा पानी में रहेगा तो उस पर क्या होगा जंग लगेगा है ना। तो जंग लगने से बचाने के लिए उस पर हम क्या करते हैं एक अन्य धातु का जिसमें जंग ना लगे उसका लेप चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं लेप चढ़ाते हैं। लेप चढ़ा दिया गया मतलब ढक गया तो हवा पानी उसके संपर्क में आएगा नहीं आएगा तो संक्षारण होगा नहीं होगा है ना। तो एक धातु पर दूसरे धातुओं का लेप चढ़ाना ही क्या कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। जैसे पेंट वाला लेप चढ़ाते हैं ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में धातु का लेप चढ़ता है। क्या चढ़ता है धातु का लेप के ऊपर से कवर बन जाता है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। तो ज्यादा करके किस धातु का लेप चढ़ाया जाएगा जिसमें संक्षारण नहीं होता है। जैसे चांदी हो गया चांदी का लेप चढ़ेगा है ना, या सोना हो गया सोना का लेप चढ़ेगा है ना। जैसे कि जो चीज पहनते हुए रोल गोल आभूषण जो आता है रोल गोल होता है ना जिसको मतलब खरीदिए सस्ता में मिल जाएगा सोना का, मतलब कनवाले सस्ते मिल जाता है नहीं मिलता है। एक महीना पहनिए फिर कार हो जाता है। ऐसा होता है अंदर में लोहा रहता है ऊपर से सोना का पानी चढ़ा रहता है। यानी वहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया हुआ रहता है। गोल्ड का क्या कहते हैं आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके उसका लेप चढ़ा देखने में लगेगा सोना आभूषण ही रहेगा ना। जितना करके महिलाएं अक्सर लोग ना जो एकदम फंक्शन में ज़्यादा करके जो आभूषण पहने हुए रहते हैं वो सब समझिए क्या रहता है ज़्यादा करके लगभग इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला रहता है। रियल वाला बहुत कम लोग पहनते हैं। रियल पहने वो डरे नहीं रहेंगे ज़्यादा करके। जो रियल पहनता है ना ज़्यादा करके एकदम सचेत रहता है और जो रियल नहीं पहना इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला पहना है पूरा एकदम आभूषण गहना जगह पहन के भी आराम से सोया हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पता है लेके जाएगा टका 200 रुपये ले जाएगा। तो वो सब कौन सा रहता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला ही रहता है। समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है। तो किसका लेप चढ़ाया जाता है हाँ चांदी का और सोना का ज्यादा करते हैं क्योंकि ये सब नन क्रोजिव होते हैं। क्या होता है आपका नन क्रोजिव होता है। तो देखिए आप किस पर चढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस पर किया जाता है हाँ तांबा पर हो गया, पीतल हो गया ना, गया तांबा पीतल है ना,
यही हो गया आदि धातु पर। आदि करें लोहा तो सब आएगा, है ना, तांबा हो गया, पीतल हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब जंग लगने वाला धातु ना है। आदि धातु पर, आदि पर है ना, चांदी सोना का लेप चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? लेप चढ़ाया जाता है ना, सोना का इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा, है ना, किसके द्वारा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा लेप चढ़ाया जाता है। द्वारा क्या होता है? लेप चढ़ाया जाता है, चढ़ाया जाता है। तो ये सब का लेप चढ़ गया तो मान लीजिए सपोज तांबा है अंदर में, ऊपर में सोना का लेप चढ़ा दिया तो दिखेगा कैसा? सोना जैसा दिखेगा, तो लगेगा सोने हैं। आप कुछ दिन तक पहनिए तो फिर क्या हो जाएगा? तांबा निकल जाएगा। क्या हो जाता है? तांबा हो जाता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। तो जिसका लेप, जिस पर लेप चढ़ेगा वो, जिस पर लेप चढ़ेगा वो तो क्रोजिव होगा, और जिसका लेप चढ़े तो क्या होता है? नन क्रोजिव होता है। क्या होता है? नन क्रोजिव। तब ने उसका जंग नहीं लग सके, है ना। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है तो कैसे किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब समझ में आ गया, एक धातु पर दूसरे धातु का पेंट कर देना, एक तरह से ना, हो गया, उसका लेप चढ़ा देना है। लेकिन अब लेप चढ़ाता है कैसे? पेंट करना तो सब लोग जानते होंगे, पोत देते हैं आराम से ना, लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे किया था ये समझना है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो किया था वो इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। अब कैसे था समझिएगा ना, जैसे कि देखिए इसमें एक बर्तन लेते हैं, अब बर्तन में क्या कहते हैं? 2 इलेक्ट्रोड लिया जाता है। कितने इलेक्ट्रोड लेते हैं? 2 इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड जो एनोड होता है और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या होता है? कैथोड होता है। ये वाला इलेक्ट्रोड जो है एनोड है, ये वाला क्या है? एनोड। ये प्लस से जुड़ेगा और ये क्या है? कैथोड। ये क्या होगा? माइनस से जुड़ेगा। समझ में आ गया ना? तो इधर वाला एनोड हो गया, इधर वाला क्या हो गया? कैथोड हो गया। लेकिन एनोड किसका बना होता है पता है? जो नन क्रोजिव मेटल होते हैं, जो क्या होते हैं? मतलब जिसका लेप चढ़ाया जाता है, जिसका क्या होता है? लेप चढ़ाया जाता है, उसी का एनोड बना होता है। उसी का क्या होता है? एनोड। तो एनोड किसका बना होता है? जिसका लेप चढ़ाया जाता है, लेप चढ़ाया जाता है। तो जो ऊपर से दिखेगा, ऊपर से जो पेंट किया रहेगा वो क्या होगा? एनोड उसका बनेगा। क्या बनेगा? एनोड। जैसे कि हो गया चांदी सोना, सोना चांदी ज़्यादा बोलना छोड़ना, तो सोना चांदी क्या हो गया? सोना चांदी। ये सब का लिया जाता है एनोड। क्या लिया जाता है? तो ये सब का लेप चढ़ेगा। समझ में आ रहा है? कैथोड किसका होता है? जिस पर लेप चढ़ाया जाता है। समझ रहे हैं ना? कैथोड किसका होगा? जिस पर लेप चढ़ाया वही कैथोड होगा। वही क्या होगा? कैथोड होगा। मतलब जिस पर लेप चढ़ाया जाता है, जिस पर लेप चढ़ाया जाता है, तो जिस पर लेप चढ़ाया जाता है वो क्या होगा? कैथोड होगा। इतना बस समझ में आ रहा होगा। इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट, है ना। अब इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड करता है वो चीज के लिए आता है इलेक्ट्रोलाइट, है ना, जो जल में आसानी से घुल सके और उसमें आयन का आराम से फ्लो क्या कर सके, पास कर सके, उसी का इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है। अब सभी धातु का लेप चढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट होता है। अलग अलग धातुओं का लेप चढ़ाना है तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि सब में एक ही झोर डाल दे, है ना, उसी में नहीं, सबके लिए क्या होगा? अलग अलग रहेगा। कोई बात, कोई दिक्कत नहीं आता है। किसका कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया था वो भी बताएंगे ना। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट हो गया, है ना। अभी इलेक्ट्रोलाइट जब करंट पास कराएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएगा, तो इससे धातु क्या गल कर इस मीडियम में जाएगा। ये गलेगा, ये क्या होगा? गलेगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि मान लीजिए सोना का लिए है, तो जब करंट पास करे सोना क्या होगा? गलेगा। अब गल कर इस बिलियन में क्या होगा? मिल गया जाकर। मतलब क्या होगा? मिल गया। अब ये बिलियन मिल गया तो पेंट नियर हो गया। अब ये पेंट क्या होगा? इस धातु पर जाकर ऊपर से जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। तो यहाँ से निकला, यहाँ से निकलेगा, इस पर जाकर फिर क्या हो जाएगा? ऊपर से इस तरह से जमा हो जाएगा, है ना। यहाँ से ये निकला, है ना, और इस पर जाकर क्या हो गया? ऊपर से एक जमा हो, यानी कवर बन गया, है ना। इस प्रकार से जाके एक कवर बन गया, है ना, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रहा है। तो ये जो इससे निकलकर इसमें जो आ रहा है वो इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इससे टूटकर जो बिलियन में गया तो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। इस पर जमा हुआ वो भी क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा ही क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है समझ में आ गया? कैसे हो तो भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ये जानना है कि किसके लिए कौन सा
इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है। किसके लिए क्या करना है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेना है, इसके बारे में समझना है। यहाँ पर कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। जैसे कि चांदी का लेप रहना है, किसका लेप रहना है, चांदी का लेप। चांदी देखें आप लोग कैसा होता है, अच्छा होता है ना, कलर कैसा होता है, वाइट। चांदी का लेप रहना है, इसके लिए क्या लेना है, पोटेशियम अर्जेंटा साइनाइड। क्या लेना है, अर्जेंटो साइनाइड है ना। चांदी का लेप के लिए क्या लेना है, पोटेशियम अर्जेंटो साइनाइड। पोटेशियम अर्जेंटो क्या होगा, साइनाइड, इसका लेप लगाना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी KAgCN का होल ट्वाइस ना देगा। इसका ये रहेगा इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या रहेगा, यानी यदि ये चांदी का इलेक्ट्रोड लिए हैं, एनोड यदि चांदी का लिए हैं एनोड है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट किसका लेना होगा, पोटेशियम अर्जेंटो साइनाइड का लेना होगा। समझ रहे हैं ना? तब ये मिलकर इसमें आराम से फ्लो करेगा, इस पर जाकर क्या होगा, जमा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चांदी के लिए होता है ना, सोना के लिए फिर दूसरा होगा, निकेल के लिए फिर क्या होगा, दूसरा होगा, उसके लिए भी लिखाते हैं, नोट मत लीजिए, ऊपर मिटाते हैं, हो गया तो है ना, ठीक है, पहले नोट कर लीजिए। देखिए इसी प्रकार से यदि सोना का लेप लेना है, क्या लेना है, सोना का लेप है, जैसे कि चांदी का लेप है ना, सोना का लेप रहा, इसके लिए क्या लेना, पोटेशियम और साइनाइड। तब पोटेशियम अर्जेंटो साइनाइड है ना, इसमें क्या होगा, पोटेशियम और साइनाइड है ना, और साइनाइड, ये सोना का हो गया ना। ये निकेल का लेप रहना है, किसका लेप रहना है, निकेल का लेप। इसके लिए क्या लेना होगा, निकेल का लेप चढ़ाइएगा, तो इसके लिए किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट लेना होगा पता है, निकेल अमोनियम सल्फेट। क्या लेना है, निकेल अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब इलेक्ट्रोलाइट है जो अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे सोना चांदी के लिए इसका यूज होगा, पोटेशियम अर्जेंटो साइनाइड का। यदि किसी पर सोना का लेप चढ़ाना है कोई धातु पर है ना, तो उसके लिए किसका उपयोग करना होगा, पोटेशियम और साइनाइड का। यदि किसी धातु पर निकेल का लेप चढ़ाना है तो उसके लिए किसका उपयोग करना है, निकेल अमोनियम सल्फेट का करना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। इलेक्ट्रोटाइपिंग इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रोटाइपिंग ब्लॉक बनाया जाता है वो किस प्रोसेस द्वारा बनता है, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा ही बनाया जाता है। इलेक्ट्रोटाइपिंग ब्लॉक मतलब क्या होगा कि जिस जहाँ से टाइपिंग किया था है ना, उस ब्लॉक को ब्लॉक में समझते हैं ना, ब्लॉक बनाने के लिए किसका उपयोग होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का ही होता है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, सिंपल यही रखना है कि इलेक्ट्रोटाइपिंग इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रोटाइपिंग ब्लॉक जो होता है ना, वो किसके द्वारा बनाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस द्वारा क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला पढ़ना है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल है ना। कुछ मेटल है जिसको रिफाइनिंग करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस का ही प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का ही प्रयोग किया जाता है। समझ में रहा है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है, जैसे कि किसका, वैसे तांबा हो गया, चांदी हो गया, और क्या हो गया, सोना हो गया आदि है। ये सब धातु का तीसरा नंबर पढ़ा रहे हैं। कितना नंबर, तीसरा नंबर, 3 नंबर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सब धातु का यदि प्यूरिफिकेशन करना है, रिफाइनिंग करना है, शुद्धिकरण करना है, तो किसका उपयोग होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का। इसके लिए भी क्या करते हैं, एक प्रकार का बर्तन लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं, एक एनोड होगा, इधर 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक एनोड होगा और एक क्या होता है, कैथोड होता है। और एक चीज ध्यान दे, एनोड जो इसमें होता है पतला होता है, कैथोड होता है, एनोड मोटा होगा, कैथोड पतला होता है। कैथोड क्या होता है, पतला, किसमें, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल वाला, ठीक है। एनोड हो गया, इधर वाला एनोड हो गया, इधर वाला क्या हो गया, कैथोड, इधर वाला एनोड, इधर वाला क्या हो गया, कैथोड, सब में एक ही कहानी है ना, कैथोड, कोई दिक्कत नहीं है। एनोड को प्लस से जोड़िएगा, कैथोड को क्या जोड़िएगा, माइनस से जोड़िएगा। इसमें विलियन लेते,
सॉल्यूशन जिस मेटल का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर रहे हैं उसी का क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, उसी का क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रहेगा। इधर जो होता है अशुद्ध धातु होता है, इधर क्या रहेगा, अशुद्ध धातु, अशुद्ध धातु इम्प्योर मेटल, और अशुद्ध धातु रहेगा। इसका जो इलेक्ट्रोड होगा ये मोटा होता है इलेक्ट्रोड, इधर का इलेक्ट्रोड क्या होगा, ये मोटा रहेगा नहीं, और इधर जो होगा शुद्ध धातु रहेगा, क्या रहेगा, शुद्ध धातु। इधर का इलेक्ट्रोड क्या होता है, पतला होता है, ठीक होता है, इधर ठीक, इधर ठीक है नहीं, समझ में आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए हम चांदी का इलेक्ट्रोड रिफाइनिंग कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, चांदी का इलेक्ट्रोड रिफाइनिंग, तो चांदी का एक अशुद्ध धातु का एक इलेक्ट्रोड लेंगे जो कैथोड एनोड कहलाएगा, मोटा सा बड़ा सा है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद इधर दूसरा चांदी का लेना है जो शुद्ध चांदी रहेगा, जो क्या रहेगा, शुद्ध चांदी, वो पतला सा रहेगा, दुबला पतला सा, ये दुबला पतला सा हो गया, और ये मोटा तगड़ा है ना, और मोटा बना सकते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा वो भी चांदी का ही रहेगा, वो भी क्या रहेगा, चांदी का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आयंस का फ्लो आसानी से हो सके है ना। अब करंट जब पास कराइएगा तो ये वाला गलना शुरू होगा, ये क्या होगा, गलना शुरू होगा, समझ आ रहा है। तो इससे टूटेगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि इस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो इससे टूटेगा, इस पर रिडक्शन होगा, तो इस पर क्या होगा, जुड़ेगा है। तो ये चांदी का है तो गल कर सब विलयन में घुला गया, अशुद्ध था ना ये, तो अशुद्ध तो कुछ तो मिलन रहबे करेगा, अशुद्ध होने का मतलब क्या, उसमें कुछ मिलावट है, सब इससे गल कर क्या होगा, विलयन में घुल गया। अब विलयन में जब घुल गया तो ये क्या करेगा, खींचेगा किसको, चांदी को, विलयन से किसको खींचेगा, चांदी को खींचा, चांदी इस पर ज्यादा कर क्या होगा, जमा होने लगे, तो ये पतला हो रहा है, गल रहा है, और ये क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है, इस पर कौन जमा हो रहा है, चांदी जमा, फिर इसको पकड़ के खींचिएगा, ढेर सारा चांदी इसमें लटका हुआ बाहर निकलेगा है ना, इस प्रकार से शुद्ध चांदी क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा, समझ में रहा है। यानी धातु यहाँ पर जैसे गला यहाँ पर जुड़ा, तो कौन सा प्रोसेस हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा ही क्या हो रहा है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हो रहा है, किसका, मेटल का है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा मेटल का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। कैसे होता समझ में आ गया। एनोड क्या होगा, अशुद्ध धातु का, इम्प्योर मेटल का, कैथोड क्या होगा, शुद्ध धातु का, प्योर मेटल का है ना, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराए तो ये क्या होगा, गलेगा, और ये इस पर क्या होगा, जाकर जमा होगा, समझ रहे ना, ये इसका कहानी है। अगला है इलेक्ट्रोमेटलर्जी, विद्युत धातु क्रम विज्ञान है। अब मेटलर्जी जब पढ़ाएंगे ना, मेटलर्जी चैप्टर पढ़ना है, तो मेटलर्जी का बहुत सारा प्रोसेस होता है ना, 2 प्रोसेस मिले रूप से होता है मेटलर्जी में, स्टेप तो होता है 4 स्टेप होता है, लेकिन मेटलर्जी में जो धातु प्राप्त किया था, धातु प्राप्त करने के 2 प्रोसेस होता है, एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है, और एक क्या होता है, हाँ नहीं, एक थर्मोडायनेमिक होता है, एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में वो होता है जो आसानी से गल सके है ना, जो क्या होगा, आसानी से हीट देने के बाद जो गल सके, उसमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है, और जो हीट देने के बाद नहीं गलता है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। जो ज़्यादा मोर रिएक्टिव होता है ना मेटल, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा किया जाता है, और जो मोर रिएक्टिव नहीं होता है, गलने वाला होता है, तो थेथर ढंग का होता है ना, उसको थर्मोडायनेमिक्स किया जाता है, मतलब भट्टी में जाकर गला दिया था, आग देकर क्या कहता है, गलाया जाता है, जैसे कि तांबा हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या होता है, एक तरह से ये सब का प्रोसेस, जो धातु का, इस प्रकार के धातु का जो निष्कर्षण होता है वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस द्वारा होता है। इसमें कुछ मतलब मिला दिया जाता है, क्या मिला जाता है, मतलब जो गलाने का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं अपचायक कहते हैं ना, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ये सब मिलाकर भट्टी में डालकर आग देकर क्या करता है, गर्म किया जाता है, गर्म करके पिघलाकर गलाकर फिर क्या अलग किया जाता है। लेकिन जो मोर रिएक्टिव होते हैं उसको इस प्रोसेस द्वारा हम निष्कर्षण नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का भी वही कंसेप्ट होता है, क्या होता है, वही कंसेप्ट। एक एनोड लेते हैं, इधर क्या होता है, इधर एनोड जो मोटा वाला रहेगा, इधर कैथोड जो क्या होता है, पतला वाला होता है, इस पर प्लस जुड़ेगा, इधर क्या जुड़ेगा, माइनस जुड़ेगा, इससे सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक इसमें भर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराएगा तो यहाँ से निकल के इस पर आएगा, इस पर जाकर क्या होगा, जमा होगा। ये भी प्रोसेस किस में होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में ही होता है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी में होता है। अब ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रोमेटलर्जी द्वारा किस किस धातु का निष्कर्षण होता है, ये याद रखना है। तो रिएक्टिव धातु का नाम बताइए कुछ, जैसे कि सोडियम हो गया, क्या हो गया, सोडियम हो गया, हो गया, पोटेशियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोटेशियम। ये सब रिएक्टिव धातु, मोर रिएक्टिव जानते हैं। ये सब का निष्कर्षण किसके द्वारा होता है, क्या
हाँ, इलेक्ट्रोमेटलर्जी द्वारा। किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रो सोडियम और पोटेशियम का यदि निष्कर्षण किया जाता है तो किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रोमेटलर्जी द्वारा होता है। इसको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस द्वारा क्या होगा? नहीं होगा। इसको आग देकर गलाइए तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसको कैसे गलाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी द्वारा। किससे गलाया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी द्वारा। कोई दिक्कत नहीं। और धातु का जो निष्कर्षण में कितना खर्च हुआ उसी के आधार पर उसका कीमत का भी लगाया जाता है। जिसमें ज़्यादा खर्च होता है उसका कीमत क्या होगा? उससे ज़्यादा। जैसे लोहा हुआ कि आग दे दिए, भट्टी में डालकर गला दीजिए ना, तो लोहा का कीमत कम हो जाता है ना, होता है। तो समझ रहे ना? चलिए ठीक है। रिफाइनिंग के आधार पर भी डिसाइड किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। पांचवा जो तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, क्या है? तुल्यांकी भार। इसमें वही प्रोसेस होगा 4 में। जो प्रोसेस किसमें था? 3 में। यहाँ पर शुद्धिकरण हुआ, यहाँ पर निष्कर्षण हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ? निष्कर्षण। तो प्रोसेस वही रहेगा ना, ठीक है। तीसरा पढ़ना इलेक्ट्रोवैलेंट मास, तुल्यांकी भार ज्ञात करने में। तो तुल्यांकी भार ज्ञात कैसे किया था ये जानना है। तो इसके लिए आप पढ़े थे फैराडे का दूसरा नियम, याद है? 5 नंबर जो पढ़ना है तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, जिसके लिए क्या पढ़े थे? फैराडे का दूसरा नियम। सेकेंड नियम क्या करता है? कितने मास लिबरेट होगा या डिपोजिट होगा वो डिपेंड किस पर करेगा? उसका इक्विवेलेंट मास पर डिपेंड करेगा। किस पर करेगा? इक्विवेलेंट मास पर, है ना। तो जैसे कि देखिएगा, समझ लीजिए इधर 5 नंबर का एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि मान लेते हैं कि बिलियन लिए सॉल्यूशन 2 बार लिए, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया गया है। 1 इलेक्ट्रोड इसमें भी डाल दिए, 1 इलेक्ट्रोड क्या किया है? इसमें भी डाला गया है, ठीक है। इसमें करंट पास करा रहे हैं, और एक मान लेते चांदी है, एक सोना है। ये मान लेते हैं चांदी का है, और ये क्या मानते हैं? सोना। अब चांदी सोना लिख रहे हैं तो कुछ लग रहा है अच्छा, नहीं बढ़िया से बता रहे हैं। और वही लिख रहे थे लोहा तांबा चलता है, सस्ता चीज लिख दिया है ना, तो इसलिए महंगा वाली चीज लेके चल रहे हैं ना, ताकि लगे नहीं चांदी सोना है ना। देखिए कुछ तो आदमी का भी नाम रहता है चांदी सोना, जो ज्यादा प्रिय होता है ना, होता है। ये चांदी में क्या होगा? सोना हो गया। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराइएगा तो यहाँ पर क्या होगा? ये इससे भी लिबरेट होगा ना, मुक्त होगा, है ना। इससे भी क्या होगा? मुक्त होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मुक्त होने वाले मात्रा होगा पदार्थ का, वो क्या होगा? उसके तुल्यांकी भार में क्या होगा? समानुपाती होगा ना, होगा। यानी इसमें जो मुक्त पदार्थ मानते हैं, मुक्त पदार्थ की मात्रा, इसके मुक्त पदार्थ की मात्रा को W1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं? W2 मानते हैं। अब तुल्यांकी भार जानते हैं, इसके मानते हैं E1, इसको क्या मानते हैं? E2 मान लेते हैं। तो फ्राइडे का दूसरा नियम से क्या पढ़े थे? फ्राइडे के दूसरे नियम से फ्राइडे सेकेंड लॉ है ना, इससे क्या पढ़े थे कि W1 अपॉन क्या था? E1 इक्वल टू W2 अपॉन क्या होता है? E2। फ्राइडे के दूसरे नियम से पढ़े थे W1 अपॉन E1 इक्वल टू W2 अपॉन क्या होता है? E2। यानी यहाँ पर हम देखा जाए तो W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन क्या होगा? E2। यानी कहने का मतलब क्या होगा? इस फॉर्मूला से एक का यदि इक्विवेलेंट मास मालूम रह गया इसमें, तो दूसरा का इक्विवेलेंट मास आप आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि कितने मास लिबरेट हुआ तो कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना घटा कितना बढ़ा तो कैलकुलेट क्या हो जाएगा। तो W1 W2 का आप कैलकुलेट आप मेजर कर सकते हैं ना। अब E1 पता है E2 निकल जाएगा, E2 पता है क्या होगा? E1 निकाल दे। इसी के मदद से हम किसका उपयोग क्या इसी के मदद से हम क्या निकालते हैं? इक्विवेलेंट मास किसी भी मेटल का हम ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी एलिमेंट का ज्ञात किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसमें भी कौन सा प्रोसेस हुआ? इलेक्ट्रोलाइसिस ही हुआ। इसमें भी क्या हुआ? इलेक्ट्रोलाइसिस। ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस का एप्लीकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। फ्राइडे का सेकेंड नियम आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किए, शॉर्ट में बताएं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपने 5 एप्लीकेशन पढ़ लिए किसका? इलेक्ट्रोलाइसिस का। पहला था पहला क्या था? इलेक्ट्रोप्लेटिंग था। दूसरा क्या था? इलेक्ट्रोटाइपिंग था। तीसरा क्या था? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग था। चौथा क्या था? इलेक्ट्रोमेटलर्जी था। और चौथा क्या था? इक्विवेलेंट मास कैसे ज्ञात किया था, ये 5वां हो गया। याद रहेगा क्या? इलेक्ट्रो प्लेटिंग, इलेक्ट्रोटाइपिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, और फिर क्या? इलेक्ट्रोवैलेंट मास ज्ञात करना। सब में इलेक्ट्रो, ठीक है।